हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में। और यहाँ पे जो है एडुट एरिया की करंट अफेयर्स को यहाँ पे फुल कंप्लीट करने की जो पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फर्स्ट जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का फुल करंट अफेयर्स है इसमें। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के लिए एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आरओ एआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड्स क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया? नमो भारत। भारत के किस महिला थाना को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? भोपाल मध्य प्रदेश को। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरव गांगुली। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक जो है बैटरी टिकट को खत्म करने का कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का जो उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को जो है राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र हैं? केरल। किस राज्य सरकार ने आमूर बाज पक्षी को पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने जो स्वच्छता ट्रेंड पहल शुरू किया है? अहमदाबाद ने। भारत का पहला 3D मुद्रित केंद्र कहाँ जो है इसका अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? तो बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फेस किसे घोषित किया है? घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत की किन दो शहरों को शामिल किया गया है? कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया? पंजाब ने। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? नीमच जिला मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल सामरिया। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? न्योमा, लद्दाख। किस राज्य को जो है भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? केरल को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मेटा के साथ। किस राज्य में जो है भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री की स्थापित की जाएगी? तेलंगाना। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया? बिहार सरकार ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पीएम मोदी कहाँ से उड़ान भरी इन्होंने? बेंगलुरु से। किस विमान से? तेजस से। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल्स किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किन की जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? टीएल वासवानी। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? रेस्पेयर एआई। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिस्पेल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, मुंबई।
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ह्यूस्टन शहर, अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने भारत में पहला दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? एआई को। भारत के पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया? जंजीबारा, तंजानिया। किसने खोला? मद्रास आईआईटी ने। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? रिवरसाइड स्कूल गुजरात ने। किस देश ने हाई कून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया? ताइवान। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम जो है भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? नई दिल्ली। विश्व ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई। 72वें विश्व यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? सैनेंस पालसियोस ने। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनपुर, बिहार। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? WHO। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? नेपाल। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? गूगल। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरोक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार किया है? जॉबी एविएशन ने। भारत और अमेरिका नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? ग्रेट रोबोटिक्स ने। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? नई दिल्ली। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? चीन ने। सतलज नदी एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज जो है किसने किया? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। पर्यावरण पारिस्थिति। किसने भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड्स लॉन्च करने की घोषणा की है? UNCCD ने। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उत्तर मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनियम डाइफॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरुआत की गई है? नई दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? उदयपुर। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? अयोध्या। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तटमंडित, तमिलनाडु।
सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? देहरादून ने। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी, 24 विकेट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली, 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई? 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला भारतीय महिला कौन बनी है? डायना इदुलजुमी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर नाम क्या था? जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा को। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियंडर्स खिताब था? 226वां। 1 मिनट, 26वां ओनली, 200 नहीं, ओनली 26वां, ठीक है ना। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 111। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता? जर्मनी ने सर्बिया को हरा के। टी20 क्रिकेट 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कुछ इंपोर्टेंट वर्ष 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव यहाँ पे मैं करा देता हूँ। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2023 में गोवा में हुआ था। पुष्कर मेला अक्टूबर 2023 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। एथ्यूरियम महोत्सव अक्टूबर 2023 में मिजोरम में हुआ था। नुआखाई कृषि महोत्सव सितंबर 2023 में ओडिशा में हुआ था। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में हुआ था। बंगस वैली महोत्सव। पितृपक्ष मेला जो है सितंबर 2023 में गया बिहार में हुआ था। आदि पेरुक्कू उत्सव अगस्त 2023 में जो है तमिलनाडु में हुआ था। पुस्तकालय महोत्सव जो है अगस्त 2023 में जो है नई दिल्ली में हुआ था। बोंगालू त्यौहार जुलाई 2023 में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। चचिन ग्रेंजिंग्स महोत्सव जुलाई 2023 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। चिखल कालो उत्सव जो है जून 2023 में गोवा में हुआ था। बितिस्ता महोत्सव जो है जून 2023 में जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव जो है 2023 का लद्दाख में हुआ था। राज्य कृषि महोत्सव 2023 का उड़ीसा में हुआ था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का भुवनेश्वर में हुआ था। लेवेंडर महोत्सव 2023 का जम्मू कश्मीर में हुआ था। बिहान मेला जो है कौंध जनजाति का, बिहान मेला कौंध जनजाति द्वारा मई 2023 में उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है माता खीर भवानी मेला जो है मई 2023 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। थावे महोत्सव अप्रैल 2023 में गोपालगंज बिहार में हुआ था। गज उत्सव जो है अप्रैल 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ था। यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजस विमान में उड़ान भरी थी। मथुआ मिग 21 में उड़ान भरी थी। मथुआ धर्म महासम्मेलन मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। सियांग उनिंग्स महोत्सव 2023 में जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 में सिक्किम में हुआ था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये फरवरी 2023 में मुंबई में हुआ था। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई 19 से 11 फरवरी तक। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में हुआ था। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है ऑरेंज फेस्टिवल जो है कोहिमा नागालैंड में हुआ था। कोहिमा नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल।
उसके बाद है तौरंगिया उत्सव। तौरंगिया उत्सव जो है जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 में हैदराबाद में हुआ था। मेला माघी जनवरी 2023 में पंजाब में हुआ था। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में हुआ था। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 में राजस्थान में हुआ था। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। न्यूज @365, इसमें जो है इजराइल हमास युद्ध है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो है ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के तहत जो है इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने 1948 में स्वतंत्र हुआ था और कई युद्ध लड़े, ठीक है ना। नंबर 1, अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ था। सुएज नहर संकट 1956 में। 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में। ऑस्लो समझौता 1993 में 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन हुआ था। अब्राहम समझौता 2020 में, यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा। ये अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट हैं: रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियों जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि पर प्रस्तावित है। यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 का जो संशोधन किया गया है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लॉन्च की गई है अभी हाल ही में, ठीक है ना। फोकस क्या था? इसरो पे, इनोवेशन पर फोकस करेगा। नेक्स्ट है भारत कनाडा संबंध जो है इसमें खटास आ चुकी है अभी। भारत और कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए थे और 1985 में टोरंटो ने लंदन जा रहे एयर इंडिया के उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कि कनाडा स्थित हैं बम विस्फोट किए, जिसमें कि 329 लोग मारे गए थे। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी हस्ताक्षर किए गए थे भारत और कनाडा के बीच। जातीय आधारित जनगणना बिहार ने की है 2 अक्टूबर 2023 को। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। डीप ओशन मिशन क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत जो है 4077 करोड़ होगी। नेक्स्ट है हिंद महासागर में पॉलीटेलिक नोड्यूल्स PM से निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ये अभी लॉन्च की गई है। हुड्डा समिति की सिफारिशों पर गठित की गई थी। हुड्डा समिति की सिफारिशों पर क्या? भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हुड्डा समिति की सिफारिशों पर गठित की गई थी। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 22 से 26 का मुकाबला करेगा। कौन? भारत की सुरक्षा नीति। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कौन सा? यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है। विधेयक में उद्देश्य क्या है? यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम में आधार पर आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है, जैसे कि SC ST का आरक्षण। अनुच्छेद 330A में 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170 क्लॉज 3 में 82 में संशोधन किया जाएगा। परसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? G20 दिल्ली घोषणा। आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह निर्माण होगा। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी। G20 में पहली बार UNGA 75.1 UNSC सुधार पर समझौता किया गया। अफ्रीकी संघ सम्मिलित किया गया किसमें? G20 में। वैश्विक जैव ईंधन गठन वर्ष किया गया। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा। IMIC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर ये जो भारत है यहाँ पे, और यहाँ से जो इधर होके जाते हैं हम
इधर ये मेडागास्कर आता है, और ये मेडागास्कर की जो जस्ट बगल में जो है ये गल्फ कंट्री जो देश पड़ जाते हैं। तो ये वाला जो इलाका है इससे होके ये जो जाता है गल्फ स्ट्रीम की तरफ, यहाँ से जो है भारत को जोड़ा जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे, इसको याद रखना। नेक्स्ट है भारत ग्लोबल साउथ ऑफ FIPIC। 17 नवंबर 2023 को जो है भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है, जिसमें कि 125 देशों ने भाग लिया। थीम क्या थी? ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट, इसकी जो थीम थी। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रॉडलैंड्स द्वारा परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022। हाल ही में भारत ने NLP को 1 वर्ष पूरा किया। NLP के उद्देश्य क्या थे? लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना और 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचाना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, कृषि उत्पादकों की बर्बादी को रोकना, भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित करना, डेटा संचालित निर्णय पर समर्थन तंत्र बनाना। विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। ठीक है, कब की थी? अपने जन्मदिन पे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी ने यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। इसमें बजट क्या है? इसमें 13,000 करोड़ रुपए। इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड। उद्देश्य है इसका कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन और विपणन, यानी कि जो इसमें सभी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। पात्रता न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभ जो है परिवार के एक सदस्य को ही तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों में काम करने वाले कारीगर शिल्पकार होंगे इसमें। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ASFA 1958। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। प्रावधान क्या है इसमें? बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना इसमें जो आता है। किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दे जिसमें कि हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो, ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है साक्ष्य के लिए बिना वारंट के तलाशी लेना, ये भी सम्मिलित है। ASFA अभियोजन का कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्यवाही के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर। सिफारिश है न्यायमूर्ति PB जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश जो की। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट्स ने भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। किसको? ASFA को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, इंपोर्टेंट रिपोर्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। चेंज कर लेता हूँ इसे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल। थीम क्या थी? थीम थी इसकी स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। स्वच्छ वायु के लिए एक साथ इसकी थीम थी। उद्देश्य क्या था? समाज के सभी वर्गों के लिए जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचना देना। NCAP सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परिणाम क्या था? 131 शहरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। फर्स्ट रैंक पे इंदौर था, फर्स्ट रैंक अमरावती और फर्स्ट रैंक परवाड़ू, यानी कि इंदौर मिलियन प्लस पे था, अमरावती 3 से 10 लाख पे था और परवाड़ू 2 लाख से भी कम आबादी पे था। मूल्यांकन के कुछ मानदंड है: वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। मुख्य बातें: भारत में वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण लागू होगा। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार करने और मिटाने और शिकायत के निवारण अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न कानूनों में सुधार। हाल ही में जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में सुधार किया गया है। क्या प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। कौन सा? भारतीय न्याय संहिता 2023। राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित अपराध की नई परिभाषा दी गई है। मॉब लॉन्चिंग के लिए अलग से दंड निर्दिष्ट किया गया है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा इसमें जो है
इससे पहले यह उम्र 12 वर्ष थी। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने के प्रावधान पर दंड का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान लेगी। कम से कम 7 साल की सजा के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी इसमें। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समान समय सीमा तय करना। घोषित अपराध की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती हैं। कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच की जा सकती है, यानी कि दरोगा की संस्तुति पर। CRPC पहली बार 1882 में अधिनियमित हुआ और 1898, 1923, 1955 में CRPC 1973 में संशोधित किया गया था। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, यानी कि कुल 3 विधेयकों में संशोधन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इसमें क्या प्रावधान थे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा ये। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए कम से कम एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। प्रावधान: चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। EC यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और EC की नियुक्ति चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें जो है खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें वरीयता नहीं दी गई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्ताव करेगी। CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। इससे पहले अनूप वर्णवाल बनाम UI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति CEC को नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे। ठीक है ना। इसमें जो नेक्स्ट है कंपनी की श्रेणियां क्या है। इसमें कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न। 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13वां महारत्न ऑल इंडिया लिमिटेड है। नवंबर 2023 तक भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 16वीं नवरत्न RITS है। महारत्न कंपनी के मानदंड क्या है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्क निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 6 महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की कसौटी मणिरत्न फर्स्ट अनुसूची A का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी और उत्कृष्ट होनी चाहिए। 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट 2023 भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष: पक्षी प्रजातियों की समृद्धि कम हो गई, लंबी दूरी की प्रवासियों पर 50% से अधिक की गिरावट आई, लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर ब्लैक बेलेट टर्न इसमें शामिल है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडिया बस्टर्ड्स, बंगाल फ्लोरिकन और बियर पोचार्ड्स में सम्मिलित हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड्स होगा। ये जो क्लास चल रही है आपकी एडोटेरिया करंट अफेयर्स की बुक है पूरी, इसमें जो है एक ही क्लास में संपूर्ण बुक का जो है समाधान किया जाएगा। तो अभी आपको ये पकाऊ लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन बनेंगे यहीं से डायरेक्ट आयोग में। इंडिया स्टेक्स ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API का एक सेट है जो कि सरकारों, स्टार्टअप्स, व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसकी 3 परतें हैं। पहचान परत अद्वितीय ID प्रदान करता है, उदाहरण आधार हस्ताक्षर। भुगतान परत भुगतान की अनुमति देना, उदाहरण UPI आधार सक्षम भुगतान सेवा। डेटा परत डेटा को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
इंडिया स्टेक के प्रमुख आधार केवाईसी, डिजी लॉकर, यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी आदि हैं। फायदे: वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी। समान नागरिक संहिता में चर्चा। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होता है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में यूसीसी का जो है पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लैक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई है कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। काला सागर अनाज डील। रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौते से पीछे हट गया। यह पहल काला सागर, ओडिशा, चोर्नोमोर्स्क, यूजुनी, पिपेडनी में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक भोजन और उर्वरकों की अनुमति देता है। यह समझौता 120 दिनों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। तो इससे जो है रूस पीछे हट चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी भूख सूचकांक एमपीआई की एक नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर, जीवन स्तर, गरीबी के लिए कुल शिक्षा अनुपालन में भारी गिरावट 2015-16 से 24.85, 2019-21 से 14.96% हो गई है। नेक्स्ट चलिए, रिपोर्ट्स की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों में 32.59 से 19.28% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्र में गरीबी में 8.65 से लेकर 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता में 47% घट करके 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य के आधार पर 2015-16 से 0.177 से 2019-20 में 0.066 सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन: बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, राजस्थान में हुई है। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन: पीएलआई योजना 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITI द्वारा जो है अनुमोदित है। पीएलआई का लक्ष्य जो है घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। सभी निर्माताओं, उत्पादकों, रिफॉर्सर्स और रिसाइकलर्स को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। EPR प्रमाण पत्र का निर्माण और लेनदेन की पीढ़ियों और लेनदेन के लिए प्रावधान जो है पेश किए गए हैं। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत सोलर पैनल सेल, सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल में कैडमियम और सीसा तथा चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग होने वाले सीसा को छूट प्रदान किया गया है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023। यह अधिनियम भारत को जैविक विविधता के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। जैविक विविधता कन्वेंशन CBD एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। जैव विविधता का संरक्षण: इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिकी संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। भारत 6G एयरलाइंस दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया उद्देश्य 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुणक के रूप में कार्य करने के लिए 6G तकनीकी को तैनात करना। 6G के बारे में फ्रीक्वेंसी उप 6 गीगाहर्ट्ज से 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज, स्पीड 1000 Gbps तक और विलंबता 1 मिलीसेकंड। इतने फायदे होंगे इसमें भाई। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और 2022 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अभिसमय CITES के प्रावधानों को लागू करने के लिए नया अध्याय VB जोड़ा गया। इसमें सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तथा बेसे से
संरक्षित जीवों के लिए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। कैप्टिव्स जीवों वन्य उत्पादों को सौंपने के लिए नई धारा 42A जोड़ी गई है। सूची फर्स्ट कठोर सुरक्षा, सूची सेकंड उच्च सुरक्षा, सूची थर्ड में और फोर्थ में लुप्तप्राप्त प्रजातियों के लिए नहीं है। सूची फिफ्थ वे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है। सूची 6 में पौधों की खेती वर्जित है। WHO की महामारी संधि। WHO ने महामारियों से निपटने के लिए 1 फरवरी 2023 को महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य महामारी से निपटने के लिए जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 के उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया है। CO2 उत्सर्जन में 0.9% से 36.8 गीगा टन से अधिक की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा गया है। यह रिपोर्ट 2022 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में ने अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाया जाएगा। प्रस्ताव एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र होगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश स्तर का भुगतान की जाने वाली राशि पर 28% GST लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है बस। राष्ट्रीय दल का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की। 5 नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। यह विधेयक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करता है। टेलीविजन अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र। अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन दंडनीय होगा। फिल्म उद्योग को और बढ़ावा देने और पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए संसद ने सिनेमेटोग्राफिक बिल 2023 पारित किया। भारत में मिलेट्स मोटा अनाज। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद नोडल एजेंसी बनी है। इसमें भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। उत्पादक अग्रणी राज्य राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। किसमें? मोटे अनाज में। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट्स। यह रिपोर्ट्स यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। यह दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालती है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956। कृष्णा जल विवाद किस किस के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित है। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी के बीच है। महानदी जल विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया गया। प्रविष्टि 17 राज्य सूची और प्रविष्टि 56 संघ सूची में जल संशोधनों पर विधायी प्राधिकरण को परिभाषित करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक में एकल स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने के प्रस्ताव है। अनुच्छेद 262 क्लॉज 2 ऐसे किसी भी विवाद के लिए संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अनुच्छेद 239AA का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगा। राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 के माध्यम से उपरोक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। अनुच्छेद 239AA को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। फैम सेकंड फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सब्सिडी प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। फैम इंडिया योजना 2 चरणों में संचालित होती है। फैम चरण फर्स्ट, इसका पहला चरण वर्ष 2015 से 2019 तक कार्यशील रहा। फैम चरण सेकंड, दूसरा चरण 2019 से मार्च 2022 तक रहा। इसमें मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। उद्देश्य 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कार्बन उत्सर्जन में कमी, वायु प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इसमें 10 लाख 2 व्हीकल्स, 5 लाख 3 व्हीकल्स और 55,000 4 व्हीकल्स और 7,000
ई बसों को समर्थन देने की योजना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, केंद्रीय मिशन मंत्रिमंडल ने 6,003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दी है। इसकी नोडल एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। क्वांटम प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, इसकी समय के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करना, दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा आदि को जो है डेवलप करना। पंचायती विकास सूचकांक, इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया। यह एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के स्थायीकरण को प्राप्त करने में जो पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। एसडीजी के स्थायीकरण से संबंधित विषय गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वास्थ्य गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव शामिल हैं। स्कोर क्या था? स्कोर के आधार पर पंचायतों को 4 श्रेणी में बांटता है। 75% से 90% तक, 60 से 75, 40 से 60 और 40% से कम। लिथियम आयन बैटरी, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई। विविध अनुप्रयोगों ने इसकी उपयोगिता के कारण इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसे लिथियम आयन बैटरी, पवन टरबाइन और सौर पैनल इलेक्ट्रिक वाहनों में, सेल फोन, कंप्यूटर इत्यादि इससे बनाए जाते हैं। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के सह निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 बेनिस्टर गोर्डनेफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक राष्ट्र एक चुनाव ONDC, इसकी जो समिति की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंप दी है। अगर इस रिपोर्ट को माना जाए तो 2029 तक सभी राज्यों में जो चुनाव कराना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम 5 साल के लिए एक राष्ट्र के चुनाव करा सकते हैं। वो कार्यान्वयन 1 नेशन 1 इलेक्शन, आवश्यक परिवर्तन, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा की अवधि, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम के कई प्रावधान हैं। विधि आयोग ने 170वीं और 255वीं रिपोर्ट ONOD के पक्ष में की। राष्ट्रीय विदेश नीति 2023, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 लॉन्च की है। उद्देश्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $2 ट्रिलियन का लक्ष्य है। 4 स्तंभों पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के लिए माध्यम और निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार में करने में आसानी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया गया। धान के लिए 2183 प्रति क्विंटल, कपास के लिए 6620 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2090 प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 2275 प्रति क्विंटल। कौन जारी करता है इसके? आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्रिमंडलीय समिति। MSP से जुड़ी कुछ बातें। A2 किसानों द्वारा रासायन उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+FL, A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के रूप में। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। हाथी परियोजना चर्चा में 1992 में लॉन्च किया गया था हाथी परियोजना। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व, 150 हाथी गलियारे हैं। हाथी की जनगणना 2017 में कुल हाथियों की संख्या 29,964 थी। उसके बाद कर्नाटक प्रथम राज्य था, 6,049 हाथी की संख्या थी। कर्नाटक वन विभाग द्वारा हाथी गणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6,395 हो गई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। कौन है प्राकृतिक विरासत पशु? कौन है? हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु। इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके में। हाथी परियोजना के लक्ष्य हाथियों, उनके आवासों और प्रवास मार्गों की सुरक्षा करना, कैद में हाथी का ललन, पशु मानव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेंस मैक्सिमस है। IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त शामिल है। CITES परिशिष्ट सेकंड में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। आयुष्मान भारत योजना, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है और 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। विशेषता, प्रति परिवार कवरेज 5 लाख रुपए वर्ष। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज 3 दिन तक। अस्पताल में भर्ती होने के बाद खर्च का कवरेज 15 दिनों तक। कुल परिवार 10 करोड़ प्लस। फंडिंग, सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10। उद्देश्य, लाभार्थियों के लिए निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने में सार्वभौमिक स्वास्थ्य और देखभाल प्राप्त करना। MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्मे, 8 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया।
भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तथ्य: 1961 से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। 1972 से 1979 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRIRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 में 2013 में राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान: 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता रहे। 1994 में UNEP ससाकावा पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक मिला। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रीडम मेडल मिला। राष्ट्रीय सम्मान: 1961 में SS भटनागर पुरस्कार। 1967 में पद्मश्री। 1972 में पद्म भूषण। 1989 में पद्म विभूषण। 1999 में शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला? MS स्वामीनाथन को। भारत का पहला नया संसद भवन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को जो है नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में की गई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्चर विमल पटेल ने जो डिजाइन किया इस संसद भवन को, निर्माता कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन की विशेषताएं: इसका आकार त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार, गजद्वार, अश्वद्वार, शार्दूल द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार स्थित हैं। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 808 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीटें हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की जो स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो कि न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का अंतरिम हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का अंतरिम हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। BPSC 69th परीक्षा 30 सितंबर 2023 को हुई थी, जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे। वो इस प्रकार हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर इसका फुल नेम है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित छीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करके। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिप्रेविक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 50%। गलत आंसर। विश्व की लगभग 2/3 संख्या सही आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गौरव का मार्ग। थॉर्नडेक्ट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। नेट मीटरिंग्स को कभी कभी समाचारों में किसके प्रसार के संदर्भ में देखा जाता है? एक बिलिंग तंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली की श्रेय देता है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? टाइटन नाम था इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? एथेंस। तो ये जो है BPSC में पूछे गए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश PET में जो क्वेश्चन बने थे उसको भी देख लीजिए आप, यूपी पुलिस वाले बंदे।
भाई जो भी यूपी पुलिस का पेपर देना है उसके लिए ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीईटी में 28/10/2023 की फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSC में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? ब्राजील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन क्षमता सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप बताइए? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 1 मिनट। अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? इंग्लैंड में। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर किए हों और 60 वर्ष से कम हो। यूपी पुलिस में भाई 22 साल में लोग बुढ़े हो गए, ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल जो हैं 40 साल के बाद भी कुर्सी को संभाले हुए हैं। अत्यंत सोचनीय विषय हो चुका है अब। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए MPI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? त्रिशूल। उत्तर प्रदेश PET परीक्षा 28/10/2023 सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन अनावरण किया? मुंबई। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के द्वारा। किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? श्री कुशविंदर बोहरा ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? गांधी दर्शन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? उमलिंगला दर्रा। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान समबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? क्यूबा। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। सऊदी अरब साम्राज्य ने किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशियाई मैत्री सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया। PET परीक्षा 29/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? नई दिल्ली।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? गृह मंत्रालय ने। भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? छठा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता मिशन की टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर। किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए? विश्वास का पुनर्निर्माण, वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया है। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? USA। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? 26वें। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह किस देश से संबंधित हैं? यूनाइटेड किंगडम। PET परीक्षा 29/10/2023 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? मासी। हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? UAE। नेक्स्ट है ISLRTC, इसका सही आंसर है। किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम DBT डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। गुइलेंस मैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशियाई पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? वाईकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में जो है प्राकृतिक गैस की 15% हिस्सेदारी बढ़ा दी है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है ओडिशा में। संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य ने अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित किया? जॉर्जिया ने। हाल ही में किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक्स अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया? ऑस्ट्रेलिया ने। UPPCS प्रीलिम्स 2023 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पे हैं, लेकिन आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब नहीं बनने वाले हैं। हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, आइए देखते हैं। नो नॉन वेज डे है 25 नवंबर को ये घोषित किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार ने। साधु TL वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा की। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को घोषित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल जो है वीडी जागरूक करने के लिए वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को घोषित किया गया।
समानता दिवस 14 अप्रैल को घोषित किया गया। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को घोषित किया गया तमिलनाडु के द्वारा। समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को घोषित किया गया। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को घोषित किया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को घोषित किया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को यानी कि जो है कल के दिन मनाया गया था ये। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को जो है घोषित किया गया। एक मिनट, 26 दिसंबर यानी कि आज के दिन जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक जो है प्रयोग करना है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। में मुख्य विशेषताएं, इसमें जो मुख्य 3 मॉड्यूल हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल्स, रोवर मॉड्यूल्स। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण मिशन इस प्रकार हैं। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करने की तिथि है। प्रक्षेपण यान TBD-1 के द्वारा। इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का जो है प्रदर्शन करना था। आदित्य L1 फर्स्ट मिशन जो है ये सितंबर 2023 में लॉन्च करने की तिथि थी इसकी। PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है DSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C-56 से इसको लॉन्च करने की जो है तिथि थी। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च करने की तिथि थी। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया से। NVS-01 मई 2023 में GSLV F12 से। वनवेव इंडिया 2 को मार्च 2023 में LVM-3M3 से। US-07 फरवरी 2023 में SSLV D2 से। US-06 नवंबर 2022 में PSLV C-54 से। इससे जो है ओशनसैट 3 और 8 अन्य 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। वनवेव इंडिया 1 से अक्टूबर 2022 में इसको छोड़ा गया था और LVM-3M2 से। इसरो के आगामी मिशन गगनयान फर्स्ट 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 2024 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है।
निसार जनवरी 2024 में, गगनयान 3 2024 में, शुक्रयान फर्स्ट दिसंबर 2024 में, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में और मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडरों की सूची इस प्रकार से है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी को, रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी, उसके बाद मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर, आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, हार्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंधाना, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, बंधन बैंक के सौरभ गांगुली, महिंद्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं हरमनप्रीत कौर, हुंडई मोटर इंडिया के लिमिटेड के यस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर, पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह, यूनिसेफ इंडिया के राजदूत हैं आयुष्मान खुराना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निकहत जरीन, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी, वायुज के लियोनल मेसी, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्रा के दीपा मलिक, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रोहित शर्मा और ऋतिक सध्य गौड़ एरोस्पेस के महेंद्र सिंह धोनी। वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन इस प्रकार हैं। ऑपरेशन अजय जो है भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन ब्रॉडर्स श्वार्ट्स राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन कन्विंसेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार ने शुरू किया था। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था, तीर्थ स्थलों पर पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया था तुर्की में और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई और एनसीबी ने चलाया था। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने शुरू किया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे ने। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बलों ने। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार ने। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरुआत की। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर वाला विनाशकारी भूकंप आया था। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमों को भेजा। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर्स विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान इस प्रकार हैं। देश है ग्रीस। ग्रीस का जो राजकीय सम्मान मिला था वो था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। फ्रांस से जो मिला था वो था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जुलाई 2023 में। मिस्र से जो मिला था वो था ऑर्डर ऑफ द नाइल्स, ये मिला था जून 2023 में। पापुआ न्यू गिनी से जो मिला था वो था कंपेनियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मई 2023 में।
फिजी से जो मिला था वो था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में। पलाऊ गणराज्य से जो मिला था वो था एवाकल्स अवार्ड्स वाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट्स 2023 में भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें कि 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। जल स्रोतों की मात्रा: तालाब में जल 59.5, टैंक में जल 15.7, जलाशय में जल 12.1, जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में जल 9.3, झील में जल 0.9, अन्य स्रोत जल 2.5। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम हैं। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम का है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित एवं 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों व जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में सड़क दुर्घटना 36.5% हो गई। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना 1.68 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2021 में तुलना में 12% की बढ़ोतरी हुई है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में 13.4% हुई है। एनएच पर सबसे अधिक जो है दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई हैं। सबसे अधिक दुर्घटना वाले शहर दिल्ली है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, यह रिपोर्ट्स नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। रिपोर्ट्स के जो है अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015 से 2016 में 24.85% थी, जो घटकर 2019 से 21 में 14.96% हो गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरी संस्करण है ये, और रिपोर्ट्स में शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा, बिहार का जो है 22वां स्थान था। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। PGI 2.0 में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं। पंजाब एवं चंडीगढ़ को जो है ग्रेड प्रवेशिका 2.641700 अंक जो है प्राप्त हुए। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान है। अंतिम 2 स्थान पे बिहार 19वां, उत्तर प्रदेश 18वां। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को मिला। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर को मिला। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप को मिला। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान दिल्ली को मिला। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में यह रिपोर्ट्स इंटरनेट एंड मोबाइल्स एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी यानी कि 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर हैं। बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी किया गया।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 रिपोर्ट जारी की। 5 राज्य इसमें जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में, जबकि 4 राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण था। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर प्रथम नंबर पे था। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र सेकंड जो है प्रथम नंबर पे रहा। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। फॉस्टर मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी वोट सबसे स्वच्छ छावनी वोट घोषित की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार रिपोर्ट्स 2021-22 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है और इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान आता है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी की गई थी। समग्र ओवरऑल श्रेणी में जो IIT मद्रास लगातार 5वीं बार पहला स्थान मिला। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को जो स्थान मिला। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, चिकित्सा में एम्स नई दिल्ली, विधि और कानून में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला में IIT रुड़की, इनोवेशन में IIT कानपुर, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, कॉलेज में मिरांडा हाउस और कृषि और संभव क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को स्थान मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स में जो है न्यायपालिका में चंडीगढ़ जिला अदालतों और सिक्किम उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में स्वीकृत ऊर्जा के अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। केवल कर्नाटक पुलिस बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य कोटा पूरा कर लिया है। वर्ष 2023 में जारी हुए प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन। नवंबर 2023 में सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पादन विनिमय और चिकित्सा उत्पादकों की गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भारत और नीदरलैंड के बीच। नवंबर 2023 में शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था भारत और संयुक्त अमीरात के बीच। नवंबर 2023 में पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की भारत और थाईलैंड ने। अक्टूबर 2023 में श्रमिकों, छात्रों एवं पेशेवरों को निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और इटली ने। अक्टूबर 2023 में खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और तंजानिया ने। अक्टूबर 2023 में हरित हाइड्रोजन के लिए जो समझौता हस्ताक्षर किए भारत और सऊदी अरब के बीच। अगस्त 2023 में नागरिक उड्डयन सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और न्यूजीलैंड ने। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और मोल्डोवा ने। वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने हेतु समझौता भारत और सिंगापुर के बीच हुआ जुलाई 2023 में। जुलाई में ही नव जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स आदान प्रदान हेतु समझौता हुआ भारत और अर्जेंटीना के बीच। जुलाई 2023 में रक्षा हेलीकॉप्टर्स तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए भारत और अर्जेंटीना ने। बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और यूएई ने। यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और फ्रांस ने।
सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और जापान ने। आपराधिक मामलों की जांच के लिए आपराधिक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए भारत और बेल्जियम ने। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और इजरायल ने। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की भारत और इजरायल ने। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की भारत और ब्रिटेन ने। द्विपक्षीय को जो है मजबूत करने के लिए पहले रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की भारत और रोमानिया ने। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हवाई जहाज़ों पे जो है भारत और गुयाना ने। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए भारत और यूएई ने। भारत के प्रमुख पदाधिकारी, इम्पोर्टेंट चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं भारत के वो हैं राजीव गाबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्यिक सचिव सुनील वर्धवाल। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद। आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए श्री एस दुबे 28वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के हैं। के वेणुगोपाला 15वें नंबर के थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। पुनः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। उदय उमेश ललित 49वें नंबर के। भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है 25वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार 25वें नंबर के। अन्य सदस्य हैं अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया 12वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीएन गंगाधर कार्यवाहक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा 9वें नंबर के। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 9वें नंबर के। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 21वें विधायक के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। 22वें विधायक के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन 10वें नंबर के। नेक्स्ट है आरबीआई के वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बाल कृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ हैं बीबी सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बैरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी पुनः निर्वाचित। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। लोक उपक्रमों समेत संबंधित उप समिति के जो अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार। भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से। दूसरी महिला पहली आदिवासी राष्ट्रपति। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे यूपीए के। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 117वें नंबर के। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वें नंबर के। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह थे।
वर्ष 2023 की प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्तियां। राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। KN शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रमिला मलिक को ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। हितेश कुमार S मकवान को भारत के महासर्वेक्षक। नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए। अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक BRO का। तरुण सोबती को नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख। R माधवन को भारतीय क्रिकेट एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। मनीष देसाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान निदेशक। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख। R दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय कुमार अग्रवाल को CBIC के अध्यक्ष। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन के ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का MD CEO। रविंद्र वास्तु को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। अजीत पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। MU नायर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। कामेश्वर राव कोदावंती को SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी। अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति का अध्यक्ष। राकेश पॉल को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। TB नरेंद्रन को टाटा स्टील के CEO। हसमुख अध्याना को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमरेंदु प्रकाश को सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। R दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुब्रकांत पांडा को FICCI के अध्यक्ष। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। साजी के बी को नाबार्ड के अध्यक्ष और अरुण कुमार सिंह को ONGC के अध्यक्ष के पद पे अपॉइंट किया गया। डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस इंडिया का अध्यक्ष। विश्वनाथ आनंद को FIDE के उपाध्यक्ष। अमिताभ कांत को जो है भारत की ओर से G20 के शेरपा। N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष। टाटा संघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए। सुरेंद्र चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक का MD और CEO। रश्मि शुक्ला को SSB के महानिदेशक। नितिन अग्रवाल को BSF का महानिदेशक। संतोष कुमार यादव को NHI के अध्यक्ष। अश्विनी वैष्णव को गतशक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन और PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में जो है डेविड कैमरन को ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। शेख तलाल फैद अल अहमद अल साहब को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नुसरत चौधरी को अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। डेनिस फ्रांसिस्को त्रिनाद टैबो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मिशेल वोलाक को ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डिल्मा रूसेफ को विश्व बैंक के अध्यक्ष।
लिंडा याकरीनो को ट्विटर की नई सीईओ, रॉबन विल्सन को न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुल्तान अहमद अल जाबिर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख, नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को WHO के महानिदेशक दूसरा कार्यकाल का, गिलबर्ट सोंगबो टोगो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक नियुक्त किया गया। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त किया गया। वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति अजय जडेजा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किए गए थे। लोकेश सूजी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था। पंकज बोहरा को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अरिदमन बागची को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद सनमुगरत्नम को सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं, ये नियुक्त किया गया। वैभव तनेजा को टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बनाया गया। के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष पे नियुक्त किया गया। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पर वीमेंस वर्टिकल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निशा विश्वाल को अमेरिका में वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। आलोक कुमार को ADB के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष, WHO के बाहरी लेखा परीक्षक पुनः ILO के भी बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीरा टंडन को अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया। अंशुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि बनाया गया। अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नील मोहन को यूट्यूब के CEO के पद पर नियुक्त किया गया। मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनाया गया। अश्वनी KP को UNHRC के में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला बनी। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष बने। KV सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए और रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत अपॉइंट हुई। वर्ष 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला मुख्य प्रमुख बनी है। सेलिस्ट सोलो अर्जेंटीना विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएला रोकावोटो इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला PM। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्क-मूशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। रियाना वर्नावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नैरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। वर्ष 2023 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा थाई बहत है। प्रधानमंत्री श्रेया थॉप्सिन यहाँ पे नियुक्त किए गए। कम्बोडिया की राजधानी नोम पेन है, मुद्रा रियल है। प्रधानमंत्री हुन मैनेट नियुक्त किए गए। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन नियुक्त किए गए। उसके बाद नेपाल राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया मुद्रा है। रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति बनाया गया। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री। बांग्लादेश ढाका, मुद्रा है टका। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को राष्ट्रपति बनाया गया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, रिंगित यहाँ की मुद्रा है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर नए राजा बने और अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री। कतर की राजधानी दोहा, रियाल यहाँ की मुद्रा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी प्रधानमंत्री बने। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है रूफिया। मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया चलता है। आरिफ अलवी राष्ट्रपति, अनवारुल हक कक्कड़
जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। यूरोप, बुल्गारिया राजधानी सोफिया, मुद्रा है लेव, प्रधानमंत्री बने निकोलो डेनकोव। लक्जमबर्ग राजधानी, यूरो मुद्रा है। ल्यूक फ्रीडेन यहाँ के प्रधानमंत्री। स्लोवाकिया की जो है राजधानी ब्रातिस्लावा है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। रॉबर्ट फिको यहाँ के प्रधानमंत्री। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, यूरो मुद्रा है। पेट्रो सांचेज प्रधानमंत्री। फिनलैंड हेलेंस्की यहाँ की राजधानी है, यूरो मुद्रा है। पैटरी ऑर्पी यहाँ के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, पाउंड यहाँ की मुद्रा है। किंग चार्ल्स थर्ड यहाँ के राष्ट्र जो है राजा अपॉइंट किए गए और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका में इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति डैनियल नोवोआ। पराग्वे की राजधानी अंसियाना, मुद्रा है गुआरानी। सैंटियागो पेना यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पेसो यहाँ की मुद्रा है। जेवियर ली यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ऑस्ट्रेलिया में पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा है कीना। प्रधानमंत्री जेम्स मॉरिस। फिजी की राजधानी जो है सुबा, मुद्रा है डॉलर। सितवनी राबू का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अफ्रीका में गैबोन की राजधानी लिब्रेलवल्ले और मुद्रा है फ्रैंक। रेमंड एंडोंग सिमा प्रधानमंत्री। जिम्बाब्वे हरारे यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति एमरसन मानांगवा यहाँ जो है अपॉइंट किए गए। केन्या की राजधानी नैरोबी, शिलिंग मुद्रा है। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आज की सेशन में इतना, नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपसे कवर करते हैं। आज हमने जो है इसका 1/4 कंप्लीट किया। थैंक यू।